नमस्कार, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 10। टॉपिक हमारा है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, क्वेश्चन नंबर 1 to 4। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ग्लोबलाइजेशन से आप क्या समझते हैं, अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। तो ग्लोबलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट कंट्रीज जो होती हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं या रैपिड इंटीग्रेशन होता है। कैसे? तो जो इंटरकनेक्शन ये सोशली भी हो सकता है, पॉलिटिकली भी हो सकता है, कल्चरल भी हो सकता है एंड इकोनॉमिकल भी हो सकता है। कैसे? पहले हम डेफिनेशन देखेंगे फिर बात करते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज दिस प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज के बीच में इंटरकनेक्शन। अब किसी कंट्री से इंटरकनेक्टेड होने के लिए जरूरी नहीं है कि हम वहां पर जाएं ही, क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोग होंगे जो कि फॉरेन कंट्रीज में नहीं गए या अदर कंट्रीज में नहीं गए हैं। ठीक है, तो इसमें जरूरी नहीं है कि इंटरकनेक्टेड होने के लिए उस जगह जाना ही जरूरी है। हमारे घरों में देखिए बहुत सारी चीजें यूज होती हैं। ठीक है, हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं अलग अलग ब्रांड्स की। उसमें कुछ चीजें हमारी मेड इन इंडिया होंगी, लेकिन कुछ चीजें क्या होंगी, वो अदर कंट्रीज की बनी हुई होंगी। तो हम क्या है, उन चीजों का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब वो चीजें यूज करने के लिए क्या हम वहां पर जाते हैं? अदर कंट्रीज में नहीं जाते हैं। वो सारी चीजें जो है वो हमें यहीं अवेलेबल हो जाती हैं। कैसे? क्योंकि एक तो इंपोर्ट एक तरीका है, उससे चीजें आ जाती थी हमारे यहाँ हमेशा से। दूसरा तरीका ये है कि अदर कंट्री की जो भी ब्रांड है उसकी चीजें इंपोर्ट होके यहाँ आई, उससे हमें मिली। या फिर कह सकते हैं अदर कंट्री जो भी ब्रांड बना रही है उसने अपना प्लांट जो है वो हमारे यहाँ लगा दिया हो। अब वो चीजें हमारे यहाँ रेडी हो रही हैं, लेकिन नाम है उसका अदर कंट्रीज का, जहां पे भी वो चीज जहाँ की का वो ब्रांड है, तो वहां से चीजें बनके क्या हो रहा है कि हमें मिल रही हैं। या अलग अलग कंट्रीज में वो क्या करते हैं, अपने अपने प्लांट्स लगा देते हैं या ऑफिसेज बना देते हैं। जैसे हम लोग आईटी सेक्टर में देखते हैं कि उनके ऑफिसेज क्या होते हैं, फॉरेन कंट्रीज के वो फॉरेन कंट्रीज की कंपनीज रहती हैं, वो क्या होती हैं, वो हमारे यहाँ अपने ऑफिसेज वो खोल लेते हैं। तो इस तरह क्या होता है, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। ठीक, ये क्या करते हैं, ये इससे क्या फायदे हैं अगर हम देखें तो इससे क्या है, हमें सारी चीजें मिल जाती हैं अदर कंट्रीज की भी। हम चीजों में कंपेयर भी कर सकते हैं। बहुत सारे कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट भी इससे रेडी हो जाते हैं। हमें डिफरेंट ब्रांड्स मिलते हैं, डिफरेंट जो रेट्स कह सकते हैं कि वो मिलते हैं, हम उन्हें कंपेयर कर सकते हैं। जो हमें हमारे लिए फायदेमंद है तो वो हम ले सकते हैं। तो अगर ग्लोबलाइजेशन की बात अगर हम कर रहे हैं तो उसमें ग्लोबलाइजेशन में सबसे मेन रोल किसका होता है, एमएनसीज का होता है। जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो अदर कंट्रीज में क्या करती हैं, अपने प्लांट्स लगाती हैं, वहां सर्चिंग करती हैं, जहां पर उन्हें प्रॉफिटेबल लगता है वहां पर वो अपने प्लांट्स लगाती हैं। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन के लिए मोस्ट अगर कहें कि जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन बहुत तेजी से हुआ है, वो किसकी वजह से हुआ, मल्टीनेशनल कंपनीज की वजह से। वो उनका रोल इसमें मेन है। It is because of globalization that more and more goods and services, investment and technology are being exchanged between different countries। तो different countries के बीच में क्या होता है, चीजों का, टेक्नोलॉजीज का, सर्विसेज का, गुड्स का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। किसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। यही क्या है, ग्लोबलाइजेशन, चीजों का एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कह सकते हैं। अदर कंट्रीज के साथ एक्सचेंज जो है वो क्या है, ग्लोबलाइजेशन है, क्योंकि उसी के द्वारा हमें दुनिया भर की चीजें क्या होती है, मिल जाती हैं। तो ग्लोबलाइजेशन इज दिस प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन डिफरेंट कंट्रीज के साथ क्या होता है, इंटरकनेक्शन हो सकता है, होता है। किसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अब जैसे हम अगर यहाँ पर ये पिक्चर ही देखें, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा तो ये क्या है, ये हमारा वर्ल्ड मैप बना है। ठीक है, ये हमारा
वर्ल्ड मैप बना है, ये हमारा हो गया अफ्रीका, ये हो गया इंडिया, ये इधर हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्या है, हमारा वर्ल्ड मैप बना हुआ है। अब इसमें हम देख रहे हैं ना कि सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अब वो इंटरकनेक्शन कैसे है, सोशली भी हो सकता है, पॉलिटिकली भी हो सकता है, इकोनॉमिकली भी हो सकता है, कल्चरल भी हो सकता है। तो सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, सबको एक दूसरे के बारे में पता है, एक दूसरे की चीजें यूज कर रहे हैं, एक दूसरे की कंपनीज में काम कर रहे हैं। तो ये चीजें क्या है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। जरूरी नहीं है कि हम अदर कंट्रीज में अगर गए हैं तो ही हमें वहां की चीजें मिलेंगी, वहां की चीजें हमें पता चलेंगी। वो चीजें हमें कैसे पता है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, कि वहां के ब्रांड जो है वो हमारे यहाँ इंपोर्ट होकर आ रहे, वहां की कंपनी जो है वो हमारे यहाँ शिफ्ट हो गई है, वहां की कंपनी ने अपने प्लांट्स जो है वो हमारे यहाँ लगा रखे हैं। तो उस वजह से चीजों तक हमारी जो पहुंच है वो बन जाती है। तो यही है ग्लोबलाइजेशन। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, व्हाट वाज द रीजंस फॉर पुटिंग बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय द इंडियन गवर्नमेंट, व्हाई डिड इट विश टू रिमूव दीज बैरियर्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि गवर्नमेंट के द्वारा व्हाट वाज द रीजन फॉर पुटिंग बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय द इंडियन गवर्नमेंट। फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे रोक, बैरियर्स लगाने का क्या कारण था। रीजन आपको बताना है कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे बैरियर लगाने का क्या रीजन था। व्हाई डिड इट विश टू रिमूव दिस बैरियर्स, बाद में गवर्नमेंट जो है वो इस बैरियर को रिमूव क्यों करना चाहती थी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड पे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बैरियर जो है वो क्यों लगाया गया था। ठीक है, तो रीजन for putting barriers to foreign trade and foreign investment by the Indian government to protect the country's producers, कंट्री के प्रोड्यूसर्स जो थे उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। कैसे, किस लिए, क्योंकि 1947 में तो हम इंडिपेंडेंट ही हुए, ठीक है, और 1950 से 60 के बीच में कुछ फैक्ट्रीज, कुछ इंडस्ट्रीज, ये सारी चीजें क्या हुई, लगी। अब इन्हें क्या है, एस्टेब्लिश होने में समय लगता। अगर फॉरेन कंट्री के इन्वेस्टमेंट और ट्रेड को नहीं रोका जाता तो फिर ये जो यहाँ की नई नई फैक्ट्रीज थी उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। वो आगे नहीं बढ़ पाती, क्यों, क्योंकि जो पहले से काम कर रहा है वो उन कामों को अच्छी तरह से करेगा, वो अपनी पकड़ बना लेगा। तो ये जो कंपनियां थी ये आगे बढ़ ही नहीं पाएंगी। तो इस वजह से कंट्री ने क्या किया कि जो कंट्री के गवर्नमेंट ने क्या किया, जो कंट्री के नए नए प्रोड्यूसर्स थे उन्हें आगे बढ़ने में हेल्प हो सके, आगे बढ़ने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उन्होंने क्या किया, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को रोक दिया, वहां पर बैरियर लगा दिया। बस कुछ चीजें ही जो थी उन्हें इंपोर्ट किया जाता था, जैसे कि फर्टिलाइजर्स हो गए, पेट्रोलियम हो गए, मशीनें हो गई, सिर्फ ये चीजें, मतलब कुछ चीजें इस टाइप की थी जिनको इंपोर्ट किया जा सकता था। बाकी चीजों पे बैरियर लगा दिया गया जिससे कि जो लोकल ट्रेडर्स हैं तो वो आगे बढ़ सके। और उसके बाद गवर्नमेंट ने इस बैरियर को हटाना क्यों चाहा, अगर इसकी बात करते हैं कि गवर्नमेंट इस बैरियर को रिमूव क्यों करना चाह रही थी, तो 1947 के बाद हम देख रहे हैं 1950 to 60 में कुछ फैक्ट्रीज वगैरह लगी, कुछ इंडस्ट्रीज लगी, फिर आगे ये क्रम जो है वो बढ़ता रहा, इनकी कंडीशंस जो है वो धीरे धीरे सुधरने लगी। 1991 आते तक गवर्नमेंट को लगा कि अब इन बैरियर्स को रिमूव कर देना चाहिए, जिससे कि फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड है, वो इंडिया में आ सकेगा और कंपटीशन जो है वो बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ने से क्या होगा, क्या अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो इससे कोई नुकसान नहीं है, उससे ये होगा कंपटीशन बढ़ेगा, भाई जो कंपनी अच्छा करेगी वो आगे बढ़ेगी, जो नहीं करेगी अच्छा वो पीछे रह जाएगी, और जो नहीं बिल्कुल भी नहीं आगे आ पाएगी वो क्या करेगी, वो खत्म हो जाएगी। लेकिन वहां नुकसान तो था, लेकिन फिर भी इन बैरियर्स को इसलिए हटा दिया गया क्योंकि बैरियर्स के हटने से क्या होगा, वो कंपनीज आएंगी, यहाँ काम करेंगी, वो ब्रांड्स आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ के जो लोकल कंपनीज हैं उनके साथ कंपटीशन बढ़ जाएगा, कंपटीशन बन जाएगा। अब ये कंपटीशन में बने रहने के लिए क्या होगा कि कंपनीज जो रहेंगी ये लोकल, वो अपनी चीजों को सुधारेंगी। कंपटीशन बढ़ा, अब कंपटीशन में बने रहना है, मार्केट में बने रहना है, तो अपनी चीजों को ये इंप्रूव करेंगी, इसीलिए गवर्नमेंट इन बैरियर्स को हटाना चाह रही थी। फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट आर एसेंशियल फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, तो उसके लिए ये जरूरी था, कंपटीशन के लिए फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट जो था वो जरूरी था। टू इम्प्रूव प्रोड्यूसर्स एंड इंक्रीज क्वालिटी,
क्वालिटी, उसकी जो क्वालिटी थी, जो यहाँ के प्रोड्यूसर्स थे उनकी क्वालिटी जो थी उनके ब्रांड्स की, उनके सामानों की, उसे सुधारने के लिए ये चीजें जरूरी थी। इसीलिए गवर्नमेंट जो थी वो आगे रिमूव करना चाह रही थी इन बैरियर्स को। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, हाउ वुड फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज हेल्प कंपनीज। लेबर लॉज में फ्लेक्सिबिलिटी कंपनीज की हेल्प कैसे करती है? तो लेबर लॉज में अगर फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसा कि इंडिया में भी है, कानून बने हैं, लेकिन उन कानूनों में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। वो लॉ जो बने हैं वो स्ट्रिक्ट नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है, जिसकी वजह से कंपनीज जो होती हैं वो अपनी मर्जी से नंबर ऑफ लेबर्स जो है वो रख सकती हैं। जब वो चाहेंगी सीजन है काम का तो वो रखेंगी, सीजन नहीं है तो वो हटा देंगी, या फिर वो बहुत सारे वर्कर्स से काम करा रही, अब उन्हें लग रहा है अब कम वर्कर्स की जरूरत है तो वो कभी भी उन वर्कर्स को मना कर सकती हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सब लेबर लॉ में फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। अब जैसे कोई कहीं पे काम कर रहा है, किसी कंपनी में काम कर रहा है, अगर उसे हटाया जाना है तो एक नोटिस पीरियड होता है, इतना टाइम होता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उसके बाद उसे हटाया जा सकता है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लेबर लॉ में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है, जिसकी वजह से जब चाहे तब जिस वर्कर को चाहे हटाया जा सकता है। तो हेल्प कंपनीज कंट्रोल द नंबर ऑफ वर्कर्स। तो सबसे पहले कंपनीज को हेल्प मिलती है नंबर ऑफ वर्कर्स जो है उसे कंट्रोल करने में, अपने अकॉर्डिंग वो रखते हैं। द कंपनी कैन एम्प्लॉय वर्कर्स अकॉर्डिंग टू द सीजनल डिमांड। सीजनल डिमांड के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, वर्कर्स को रखते हैं, अभी रखे हैं, फिर सीजन आ गया किसी चीज का कि उन चीजों का अभी सीजन नहीं है तो वो क्या करेंगे, अपने वर्कर्स को कम कर देंगे। तो ये हो गया। द कंपनी कैन ऑल्सो रिमूव द वर्कर्स ऑन द डिमांड ऑफ लेस लेबर। तो कम लेबर्स की अगर डिमांड है तो कंपनी क्या कर सकती है, कभी भी उन लेबर्स को हटा सकती हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं है, या फिर कम लेबर्स की जरूरत है जिनके लिए उन्हें लगा कि इनको रखना है तो उन्हें रख लिया, और जिनके जो लग रहा है कि ये एक्स्ट्रा है तो उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है। सैलरी लॉ इज ऑल्सो नॉट डिजायरेबल। तो यहाँ पर क्या है, सैलरी भी डिजायरेबल नहीं है, जो मिलनी चाहिए वो नहीं है। कैसे, जैसे अगर पहले तो जो उन्हें उनका जो मेहनताना होता है तो वो वही उनको काफी कम दिया जाता है, उसके बाद उनसे काम भी ज्यादा दिया जाता है। जैसे निश्चित है कि उनके फिक्स होंगे कि 8 आवर्स उनको काम करना है, लेकिन क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से उनसे काम भी ज्यादा ले लिया जाता है और उन्हें जो ओवर टाइम है वो भी नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि सैलरी जो है वो भी डिजायरेबल उनकी नहीं होती, उनको पैसे भी, अमाउंट जो होते हैं वो भी सही तरीके से नहीं मिलते हैं। उसके एंड आगे हम देखते हैं, एंड ड्यू टू दिस द कंपनी विल बेनिफिट बिकॉज द कंपनी विल बी एबल टू टेक मोर वर्क देन द लेबर ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर लॉ। लेबर लॉ में फ्लेक्सिबिलिटी के तहत क्या करते हैं ये लोग, कंपनीज क्या करती हैं, उनसे ज्यादा से ज्यादा काम ले लेती हैं। अब जो काम उनका ज्यादा दिन में होना था या ज्यादा लेबर्स की हेल्प से होना था, वहां पर क्या है कि ज्यादा टाइम तक उन्होंने वर्कर्स को रोक लिया, काम किया, उन्हें ओवर टाइम भी नहीं दिया, तो उनके क्या हुआ, वहां पर उनकी कॉस्ट कटिंग हुई, वहां पर उनके पैसे जो है उन्हें बेनिफिट काफी मिला। ठीक है, जो पैसे उन्हें वर्कर्स को देने पड़ते थे वो उन्हीं पैसे उन्होंने क्या किया कि ओवर टाइम करा लिया, कम पैसों में ही उन वर्कर्स से ओवर टाइम करा लिया। अब काम जो है वो समय से पहले भी पूरा हो जाएगा और उन्हें ओवर टाइम भी नहीं देना, ओवर टाइम के चार्जेस जो है वो नहीं देने पड़े। तो इससे क्या हुआ कि उन्हें जो कंपनीज है उन्हें बेनिफिट मिल जाता है, किसकी वजह से, लेबर लॉ में फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। कंपनी जो है वो तो अमीर हो रही है, बट जो वर्कर्स हैं उनका क्या, उनकी कंडीशन वैसे ही बुरी होती है, और उसके बाद उनसे ओवर टाइम काम करा के या फिर उनकी मजदूरी कम देके, और क्या होता है, ये चीजें किस वजह से है, लॉ ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लेबर लॉ फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। ठीक है, दैट मीन्स मोर प्रोडक्शन लेस कॉस्ट, यानी कि जब वो ज्यादा से ज्यादा काम ले रहे हैं तो यानी क्या हुआ, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है और कॉस्ट जो आ रही वो उनकी क्या आ रही, कम आ रही है, क्योंकि वो ओवर टाइम भी करा ले रहे हैं और उसके चार्जेस भी नहीं दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन उनका ज्यादा हो रहा है और कॉस्ट जो है वो उनकी कम आती है। तो लेबर लॉ में फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से कंपनीज को यही सब फायदे होते हैं कि वो जब चाहे, जिसे चाहे रखे, जब चाहे तब हटा दे, डिमांड है तो रखे, नहीं है डिमांड तो कभी भी हटा दे, सीजन है चीजों का तो रखे, नहीं सीजन है तो हटा दें, ओवर टाइम कराना है करा लें, उसके चार्जेस नहीं देने हैं तो ना दें। तो ये सारी चीजें किसकी वजह से है, लेबर लॉ में फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही है और कंपनीज को इसी का बेनिफिट मिलता है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच एमएनसी सेटअप
और कंट्रोल प्रोडक्शन इन अदर कंट्रीज। अदर कंट्रीज में एमएनसीज जो है अपने प्रोडक्शन को किस तरह से कंट्रोल करती हैं। तो एमएनसीज अदर कंट्रीज में अपने प्रोडक्शन को किस तरह से कंट्रोल करती है, ये देखते हैं। एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन वेयर इज इट क्लोज टू द मार्केट। एमएनसीज क्या करती हैं, जब अपना सेटअप लगाती हैं तो सबसे पहले वो जगह देखती हैं, ऐसी जगह पे वो अपना सेटअप लगाती हैं जहां पर वो देखती हैं कि वो मार्केट के क्लोज में है, वहां पर वो अपना सेटअप लगाती हैं। वेयर देयर इज स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल एट लो कॉस्ट, जहां पर उन्हें स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर जो है वो लो कॉस्ट पर मिलते हैं, वहां पर वो अपना सेटअप लगाती है, या इस तरह से वो अपने प्रोडक्शन को कंट्रोल करती हैं कि जहां पर उन्हें स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर मिल सके। इसके अलावा हम देखते हैं एंड वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज एश्योर्ड। प्रोडक्शन को एश्योर्ड करने के लिए अदर फैक्टर्स उन्हें जहां पर मिलते हो, जैसे कि हुआ कि लेबर्स भी चाहिए, उन्हें बिजली भी चाहिए, पानी भी चाहिए, तो मतलब ऐसी जगह पे वो क्या करते हैं, एश्योर्ड करते हैं, जहां पर उसके अलावा उनकी नजर किस पे रहती है, गवर्नमेंट की नीतियों पे भी, कि जहां पर वो अपना सेटअप लगा रहे हैं उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो क्या हर चीजें हमें अलाउ करेगी। तो गवर्नमेंट की जो नीतियां होती हैं उस पर भी वो नजर रखते हैं। जब ये सारी चीजें वो एश्योर कर लेते हैं तब अपना सेटअप जो है वो लगाते हैं और इस तरह से अपने प्रोडक्शन को वो कंट्रोल करते हैं। मतलब ये कि सारी चीजों को देखते हुए फिर आगे अपना प्रोडक्शन वो लगाते हैं कि जिसमें उन्हें प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो सके। आइए देखते हैं। In addition, MNCs might look for government policies that look after their interests. Having assured themselves of these conditions, MNCs set up factories and offices or for production. उसके बाद वो अपना ऑफिस और फैक्ट्रीज जो होता है वो प्रोडक्शन के लिए वहां पर लगाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो MNCs जो होती हैं वो क्या करती हैं कि जो जिस कंट्री में जा रही, जैसे मान लीजिए इंडिया में ही आ रही, तो वहां पे वो जो किसी लोकल कंपनी के साथ वो टाई अप कर लेती है, लोकल कंपनी के साथ ज्वाइंटली वो काम करते हैं। इससे क्या होता है, जो लोकल कंपनीज होती हैं उन्हें भी बेनिफिट मिलता है। उनका बेनिफिट क्या होता है, दोनों के बेनिफिट हम देखेंगे। लोकल कंपनीज के बेनिफिट इससे क्या होते हैं कि लोकल कंपनीज जो है उन्हें इससे एक इन्वेस्टर मिल जा रहा है, उसके अलावा उन्हें कुछ मशीनें जो है वो भी मिल जाएंगी, तो ये सारी चीजें उनके प्रॉफिट में जुड़ जाती हैं। अब एमएनसीज की देखें कि उन्हें क्या प्रॉफिट है, अगर वो किसी कंपनी के साथ ज्वाइंटली काम करते हैं, ज्वाइंटली काम करने में क्या होगा, उन्हें नया सेटअप वगैरह नहीं लगाना पड़ेगा, सीधे वो काम अपना शुरू कर सकते हैं। एट टाइम्स एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन ज्वाइंटली विथ सम ऑफ द लोकल कंपनीज ऑफ दीज कंट्रीज, तो वो कंट्रीज के साथ जो क्या करेंगे, डेवलपिंग कंट्रीज में अगर वो काम करने गए तो उन कंट्रीज के साथ वो क्या करेंगे, अपना सेटअप लगा लेंगे, मतलब उन्हीं के साथ ज्वाइंटली काम करेंगे तो उन्हें नया सेटअप वगैरह नहीं लगाना पड़ेगा। उसके अलावा एमएनसीज एक आम तरीका उनका और है, अगर उसको देखें तो इसको वो ज्यादा पसंद करते हैं कि किसी कंपनी को खरीद लेना, लोकल किसी कंपनी को, जहां वो जा रही हैं अपनी फैक्ट्री वगैरह लगाना चाह रहे हैं अदर कंट्रीज में, वहां वो क्या करते हैं कि लोग किसी लोकल कंपनी को खरीद लेते हैं। जैसे कि आपकी बुक में परख फूड का एग्जांपल है कि परख फूड ऑयल बेस्ड कंपनी थी, जिसे कि बाद में कारगिल फूड ने खरीद लिया, कारगिल कंपनी ने, ब्रांड ने खरीद लिया और फिर आगे वो उस पर सेल करने लगा। तो यहाँ क्या हुआ, कंपनी को अपना सेटअप या फिर उससे जिस कंपनी को ये खरीदते हैं उससे क्या होता है, गुडविल भी उन्हें मिल जाती है, तो उससे कंपनी का काफी प्रॉफिट होता है, उन्हें गुडविल भी मिल गई, उन्हें नया फैक्ट्री वगैरह भी नहीं सेट करना पड़ा। कई बार होता है लेबर्स वगैरह भी वो पुराने ही अपना आगे उन्हीं को कंटिन्यू कर लेते हैं, तो ये इस तरीके की सारी बेनिफिट जो है वो उनको मिल जाती हैं। बट द मोस्ट कॉमन रूट, देखिए ये उनका मोस्ट कॉमन रूट होता है एमएनसीज का कि वो जो इन्वेस्टमेंट इज टू बाई अप लोकल कंपनीज को वो खरीदने में इन्वेस्ट करती हैं, न कि नया बनाने में, टू एक्सपैंड प्रोडक्शन, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। फिर आगे क्या है, एमएनसीज इन डेवलप्ड कंट्रीज प्लेस ऑर्डर्स फॉर प्रोडक्शन विथ स्मॉल प्रोड्यूसर्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए वो क्या करती हैं, एमएनसीज क्या करती हैं कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनसे वो क्या करते हैं, चीजों को खरीदते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादातर जैसे शू वगैरह आते हैं, स्पोर्ट्स के आइटम आते हैं, फुटवेयर आइटम, स्पोर्ट्स के आइटम, इस तरीके की चीजें इसमें ज्यादातर आती हैं। तो इस तरीके के क्लॉथ आ गए, इस तरीके की चीजें ये क्या करते हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर से खरीदते हैं, उस पे अपने टैग लगाते हैं। अब वो चीज क्या हो गई, ब्रांडेड हो गई,
वही चीज अगर हम स्मॉल बायर से खरीदते तो वो हमारे लिए काफी सस्ती होती और उस चीज की लेकिन वैल्यू नहीं होती। अब ये कंपनीज क्या करती हैं, इन छोटे बायर से चीजें खरीदती हैं, छोटे प्रोड्यूसर से चीजें खरीदती हैं और फिर उस पे क्या करती हैं, अपना टैग लगा के और उसको आगे सेल कर देती हैं। चीजें हो गई ब्रांडेड, मार्केट में आई और मार्केट में वो अच्छी खासी कीमतों पे सेल होती हैं। तो एमएनसीज जो होती हैं इस तरीके के भी काम वो करती हैं। तो इस तरह से वो क्या करती हैं, पूरे मार्केट पे कंट्रोल रखती हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा क्या हो, प्रॉफिट हो। और जो छोटे प्रोड्यूसर से वो चीजें खरीदती हैं तो उनको भी, जहां से वो चीजें ले रही हैं उनको भी वो निर्देश दिए रहते हैं, उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कि इस तरीके का क्लॉथ यूज करना है, इस तरीके का डिजाइन यूज करना है, इसी तरीके की चीजें बता देते हैं और स्मॉल प्रोड्यूसर से वो चीजें कम रेट में, काफी कम रेट में लेके और बहुत ज्यादा रेट में उन चीजों को सेल कर देते हैं। तो इस तरह से ही पूरे मार्केट पे क्या करते हैं, कंट्रोल रखते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर पिक्चर में ही देखें कि ये कोई पर्सन है, एमएनसी कंपनी का कोई पर्सन है, कोई बिजनेसमैन है जिसकी की एमएनसी कंपनी है, कोई बिजनेसमैन है जो कि एमएनसी कंपनी चलाता है। अब उसने देखा जिस कंट्री में वो है वहां पर क्या है, वहां पर उसको चीजें जो है वो काफी महंगी पड़ रही हैं सारी चीजें। तो वो क्या करेगा, सारी चीजें आगे वो कहीं और सोचेगा, कहीं और अपना सेटअप लगाते हैं किसी और कंट्री में। तो उसके लिए वो क्या करेगा, देख रहा है, अब पता चला वो आया पर्सन, ये पर्सन आया इंडिया में, उसने देखा हाँ यहाँ पे गवर्नमेंट की नीतियां भी अच्छी हैं, यहाँ पर मुझे लेबर लॉ में फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल रही है, यहाँ पर लेबर्स भी मिल जा रहे हैं, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी कम आएगी। ये सारी चीजें देखते हुए वो कहेगा, इन लोगों को करेगा बाय, बोलेगा बाय, अब मैं जा रहा हूँ दूसरी जगह अपना सेटअप लगाऊंगा क्योंकि वहां पर मेरे लिए ज्यादा संभावनाएं हैं, वहां पर मुझे ज्यादा प्रॉफिट है। तो वो जाएगा दूसरी जगह पे जाके अपना सेटअप लगाएगा और उनको बोलेगा कि यहाँ पर बाय, मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा है, मैं कहीं और जा रहा हूँ, वहां पर सस्ते में काम हो जाएगा। तो वो आके, वो मल्टीनेशनल कंपनी जो है आके इंडिया में अपना सेटअप उन्होंने लगा लिया और यहाँ पर उनका काम जो है वो कम खर्चे में हो जा रहा है, उनका प्रोडक्शन जो है वो कम खर्चे में हो रहा है और प्रॉफिट जो हो रहा है वो उनको बराबर हो रहा है। और जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो प्रोडक्शन उनका तैयार हो रहा है वो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी वो अपना भेज सकते हैं। तो इस तरह से एमएनसीज जो होती हैं वो कंट्रोल रखती हैं अपने प्रोडक्शंस पे। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि एमएनसीज जो है वो अदर कंट्रीज में प्रोडक्शन पे किस तरह से कंट्रोल रखती हैं। तो बच्चों इस तरह हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्नर हब। लर्नर हब फ्री है पर बेस्ट है।